सभी का हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज हम अपने चैनल के माध्यम से आरएनए और डीएनए के बारे में पूरी जानकारियां प्राप्त करेंगे तथा हम इसी भाग में सेल डिवीजन भी देख लेंगे। तो हम आज आरएनए तथा डीएनए की संपूर्ण नोट्स आपको प्रोवाइड कराएंगे और वह बहुत ही शॉर्ट होगा, जिससे आपको रिवीजन करने में काफ़ी आसानी होगी। तो आइए देखते हैं आरएनए और डीएनए के बारे में। तो पिछले वीडियो में जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा था माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, मॉलिक्यूल, ये सब हमने पढ़ा था पिछले वीडियो में। यदि आप लोगों ने नहीं पढ़ा है तो हमारे पिछले वीडियो में आप जाके देख सकते हैं, जिसमें हम लोग सेल के बारे में पढ़ाए थे तथा सेल के सभी इंटरनल पार्ट्स के बारे में हमने डिस्कस किया था डिटेल में। तो फिर उसमें हमने डिस्कस किया था कि सेल जो होता है उसके अंदर एक केंद्रक पाया जाएगा, जिसे कोशिका का दिमाग कहा जाता है। कोशिका का दिमाग इसी से पूरे कोशिका पे नियंत्रण करता है, यही कौन, न्यूक्लियस। तो आइए आज हम न्यूक्लियस के बारे में ही पढ़ने वाले हैं। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं आरएनए डीएनए न्यूक्लियस का ही एक पार्ट होता है, एक हिस्सा होता है। आइए देखते हैं डीएनए और आरएनए। पहला टॉपिक हमारा आज का पहला टॉपिक है आरएनए और डीएनए। आइए देखते हैं। पहला इसकी खोज किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने। यह आपको मैंने उसी पिछले वीडियो में बताया है, यहाँ भी इंपॉर्टेंट है इसलिए फिर से बता दे रहा हूँ कि इसकी खोज रॉबर्ट ब्राउन द्वारा की गई थी। और दूसरा पॉइंट देखते हैं, इसमें गुणसूत्र होते हैं। इसमें क्या होते हैं? गुणसूत्र, जिन्हें इंग्लिश में क्रोमोसोम्स कहा जाता है। इनमें गुणसूत्र होते हैं जिन्हें इंग्लिश में क्रोमोसोम्स कहा जाता है। यह जो है अपने अंदर क्या कंटेन करते हैं? यह कंटेन करते हैं अपने अंदर डीएनए। और जब डीएनए को फिर से और डीप स्टडी की जाती है डीएनए की, तो उसमें जो उसका छोटी छोटी कड़ियां निकलती हैं उसे क्या कहते हैं? हम लोग जीन कहते हैं। और जीन क्या कंटेन करता है? जीन जेनेटिक इफेक्ट कंटेन करता है, जो कि पेरेंटल कैरेक्टर शो करता है आने वाले जनरेशन में। आइए उसी के बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे आगे। तो गुणसूत्र किस में पाया जाता है? गुणसूत्र पाया जाता है न्यूक्लियस में। गुणसूत्र पाया जाता है न्यूक्लियस में। अब गुणसूत्र के बारे में क्या बताया गया है? दे आर एक्स लाइक इन स्ट्रक्चर। देखो कुछ इस प्रकार से इन लोग की स्ट्रक्चर होगी। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्रोमोसोम का फिगर बना रखा है हमने ऑलरेडी। तो क्रोमोसोम्स दिखने में कुछ इस प्रकार के होंगे। इनका शेप एक्स शेप में होगा तथा इट कंटेन्स 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स। जैसा कि हमने आपको बताया, क्या कंटेन करते हैं? ये कंटेन्स 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स। या जो है मनुष्यों में 23 जोड़ी क्रोमोसोम्स कंटेन करते हैं। 23 जोड़ी क्रोमोसोम्स कंटेन करते हैं। अब आइए अगला देखते हैं। क्रोमोसोम्स है डीएनए। अब देखिए, जब क्रोमोसोम्स होता है, क्रोमोसोम के अंदर डीएनए होगा। क्रोमोसोम के अंदर डीएनए होगा और डीएनए के अंदर क्या होगा? जीन होगा। डीएनए के अंदर क्या होगा? जीन होगा। आइए हम लोग अच्छे से इसको समझते हैं और फिगर बाय फिगर, मतलब फिगर बना के उसके बाद में फिर अच्छे से हमको समझ में आएगा। आप लोग को इतना पता चल ही गया होगा कि क्रोमोसोम्स का स्ट्रक्चर कुछ एक्स शेप में होता है, कुछ इस प्रकार से। तो फिर आइए हम इस फिगर के माध्यम से देखते हैं। ये कोई क्रोमोसोम है। जब हम इसका थोड़ा भाग तोड़ेंगे, मतलब थोड़ा भाग इसको तोड़ेंगे, तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? डीएनए को। क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? डीएनए। तो इसमें डीएनए दिखेगा। और जब उस भाग से भी इसको बहुत ज्यादा दूर तक तोड़ेंगे, उस भाग की सबसे छोटी इकाई जो होगी वो क्या कहलाएगी? जीन होगी। उस भाग की सबसे छोटी इकाई जीन होगी। अब आप लोग को शायद ये समझ में आ गया होगा। आइए इसका नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। तो आइए अगले पार्ट में हम लोग देखते हैं स्पेशली डीएनए के बारे में। डीएनए को कहते हैं डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। डीएनए को क्या कहते हैं? डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। और डीएनए के बारे में आइए हम लोग फिर डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहले डीएनए किसने देखा था? कार्लसबर्ग द्वारा देखा था। कार्लसबर्ग ने देखा था। सबसे पहले डीएनए कार्लसबर्ग द्वारा देखा गया था। सेकंड में आइए देखते हैं, मॉडल किसके द्वारा दिया गया था? मॉडल वाटसन और क्रिक द्वारा दिया गया था। डीएनए का मॉडल किसके द्वारा दिया गया था? यह बहुत इंपॉर्टेंट है कि डीएनए का मॉडल किसके द्वारा दिया गया था? तो वाटसन एंड क्रिक। आप लोग को साइंटिस्टों के नाम याद रखने हैं। इसको कार्लसबर्ग द्वारा देखा गया था और वाटसन और क्रिक द्वारा
क्या किया गया था मॉडल, डबल हेलिक्स मॉडल किसके द्वारा दिया गया था, वाटसन और क्रिक ने दिया था इसको। आइए हम लोग डबल हेलिक्स मॉडल मतलब क्या समझते हैं ये देखते हैं। यह डबल हेलिक्स मॉडल होता है। डबल हेलिक्स मॉडल मतलब इसका सिंगल स्ट्रैंड कहीं नहीं देखेंगे, इसमें डबल स्ट्रैंड हमेशा मौजूद होंगे और वह डबल स्ट्रैंड्स आपस में एक दूसरे न्यूक्लियोटाइड से अटैच रहेंगे, एक दूसरे न्यूक्लियोटाइड से अटैच रहते हैं। दो चार प्रकार के न्यूक्लियोटाइड होते हैं, कौन कौन से, एडेनिन, थायमिन, गुआनिन, साइटोसिन। एडेनिन, थायमिन, गुआनिन, साइटोसिन, आप चारों को देखेंगे, एडेनिन, थायमिन, गुआनिन, साइटोसिन, एडेनिन, थायमिन, गुआनिन, साइटोसिन, एटीसीजी। आई इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं एटीसीजी। एडेनिन जो होता है वो डबल बॉन्ड बनाता है किससे, थायमिन से, और ये साइटोसिन जो होता है वो डबल बॉन्ड बनाता है, ट्रिपल बॉन्ड बनाता है गुआनिन से, या फिर कह सकते हैं गुआनिन ट्रिपल बॉन्ड बनाता है साइटोसिन से। एडेनिन हमेशा थायमिन से अटैच होगा, गुआनिन हमेशा साइटोसिन से अटैच होगा। आइए हम लोग आगे इसके बारे में पढ़ते हैं। इसमें बताया गया है न्यूक्लिक एसिड बिकॉज इट प्रेजेंट न्यूक्लिक एसिड न्यूक्लियस। अब इसे डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड क्यों कहा गया, कई बार कॉम्पिटिटिव लेवल के एग्जाम में पूछा गया है क्वेश्चन, आप लोग जब क्वेश्चन पेपर उठा के देखेंगे तो इसमें पूछा गया है इसको न्यूक्लिक एसिड ही क्यों कहा गया है, क्यों कुछ दूसरा नहीं कहा गया। तो इसमें ये प्रेजेंट होता है, किसमें, न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है। जैसा कि हमने आपको बताया कि पहले न्यूक्लियस में क्या होगा, क्रोमोसोम्स होंगे, और क्रोमोसोम्स में क्या होगा, डीएनए होगा, और डीएनए में जीन होगा। तो आइए डीएनए के बारे में हम लोग देख रहे हैं, तो इसे क्यों न्यूक्लिक एसिड कहा गया, क्योंकि ये न्यूक्लियस में प्रेजेंट है। अब अगला देखिए, इसका आंतरिक जुड़ाव होता है। आंतरिक जुड़ाव मतलब ये जो लाल कलर की आप देख रहे हैं स्ट्रैंड्रिल्स, इसको क्या कहते हैं, न्यूक्लियोटाइड कहेंगे। क्या कहेंगे, न्यूक्लियोटाइड, एन बना लीजिए इसको कहेंगे न्यूक्लियोटाइड। और नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, यह डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर इसका होता है। हाँ, इसका डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर उसका होता है, इसको हेलिक्स यहाँ पे लिख लेंगे, इसका यहाँ पे डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है। अब देखिए, आइए हम फिगर में देखते हैं, इसका डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं, यदि ये ए होगा तो यहाँ पे एडेनिन होगा, तो यहाँ पे थायमिन होगा, और यहाँ पे यदि गुआनिन होगा तो यहाँ पे साइटोसिन होगा, फिर यहाँ पे एडेनिन होगा, फिर यहाँ पे थायमिन होगा, फिर यहाँ पे गुआनिन होगा, फिर यहाँ पे साइटोसिन होगा। इसी क्रम में ऐसे ही चलते रहता है, किसमें, डीएनए में। तो हम लोगों ने डीएनए को ठीक से पढ़ लिया। अब आइए आरएनए के बारे में भी देख लेते हैं। हम बारे में पढ़ते हैं, जिस प्रकार से हमने डीएनए के बारे में पढ़ा उसी प्रकार से हम आरएनए के बारे में पढ़ेंगे। इसे क्या कहते हैं, राइबोज न्यूक्लिक एसिड। इसे क्या कहते हैं, राइबोज न्यूक्लिक एसिड। इसके बारे में देखते हैं। ये सिंगल हेलिकल स्ट्रक्चर इसका होता है, जैसे डीएनए में हम लोग देख रहे थे ऐसे, फिर ऐसे, फिर इसमें क्या लगे होते थे, न्यूक्लियोटाइड लगे होते थे। हाँ, लेकिन इसमें क्या होता है, सिंगल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है। इसमें क्या होता है, सिंगल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है। अब देखते हैं दूसरा पॉइंट, फाउंड इन प्रोकैरियोटिक और वायरस और बैक्टीरिया। मतलब यह मेनली तो प्रोकैरियोटिक में ही पाए जाते हैं, पर स्पेशली प्रोकैरियोटिक के लिए नहीं है कि मतलब प्रोकैरियोटिक में ही सिर्फ पाए जाएंगे। ये पाए जाते हैं वायरसेस और बैक्टीरिया में पाए जाते हैं। हाँ, ऐसे छोटे छोटे जीव जंतुओं में पाए जाते हैं मेनली। जैसे कि कोरोना का टाइम आया था, तो कोरोना में आप लोगों ने देखा था, कोरोना एक क्या था, आरएनए था। कोरोना क्या था, एक आरएनए था। ठीक है। अब कोरोना का जैसे कि टाइम आया था, आप लोगों ने क्या देखा था कि कोरोना क्या कंटेन कर रहा था, आरएनए कंटेन कर रहा था, ना कि डीएनए। कोरोना क्या कर रहा था, आरएनए कंटेन कर रहा था, ना कि डीएनए। तो इसी वजह से आरटीपीसीआर रोग कराए जा रहे थे। अभी हम उसके बारे में आपको आगे बता रहे हैं, तब तक चलिए देखते हैं इसके न्यूक्लियोटाइड्स के बारे में। देखते हैं इसके न्यूक्लियोटाइड 4 प्रकार के होते हैं, एडेनिन, थायमिन, यूरेसिल और साइटोसिन। जहां वहां पे गुआनिन था, यहाँ पे क्या है, यूरेसिल है। वहां पे क्या था, गुआनिन, वहां पे क्या था, गुआनिन था, लेकिन यहाँ पे क्या हो गया है, यूरेसिल हो गया है। गुआनिन को किसने रिप्लेस किया, यूरेसिल ने। यही सिर्फ अंतर है इसमें, नहीं तो चारों वही के वही है। जैसे डीएनए में होता था सेम वैसा ही इसमें भी होगा। एडेनिन के साथ हमेशा थायमिन जुड़ेगा और यूरेसिल के साथ हमेशा साइटोसिन जुड़ेगा। एडेनिन और थायमिन डबल बॉन्ड में होते हैं और यूरेसिल और साइटोकाइनिन किस में होते हैं, ट्रिपल बॉन्ड में होते हैं। अब आइए हम लोग आरएनए का स्ट्रक्चर थोड़ा बहुत देख लेते हैं। आरएनए का स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से होता है, आप लोगों ने देखा
सिंगल स्ट्रैंड का स्ट्रक्चर होता है इसका, और ये जो लगे हुए हैं इसके क्या हैं, ये इसके हैं न्यूक्लियोटाइड। क्या है? न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, तो आइए आगे देखते हैं आरटीपीसीआर के बारे में। आइए हम लोग आरटीपीसीआर के बारे में देखते हैं। तो कोरोना को हम लोग कैसे डिटेक्ट कर रहे थे, आप लोगों ने जल्दी ही सुना होगा बहुत ज्यादा आरटीपीसीआर के बारे में। कोरोना को हम लोग रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस के थ्रू क्या कर रहे थे, डिटेक्ट कर रहे थे, जिसमें हम लोग आरटीपीसीआर करते थे। आरटीपीसीआर मतलब होता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। अब देखते हैं किस तरह से इसको डिटेक्ट किया जा रहा था। इसको डिटेक्ट करने के लिए डीएनए को आरएनए को किस में कन्वर्ट किया जा रहा था, डीएनए में। क्यों? अब आप सोच रहे होंगे आरएनए को डीएनए में क्यों कन्वर्ट किया जा रहा था। आरएनए को डीएनए में इसलिए कन्वर्ट किया जा रहा था कि अब तक जो हमारे पास मशीनें हैं वो सिर्फ डीएनए को डिटेक्ट करने वाली ही मशीनें बनाई गई हैं, तथा आरएनए को डिटेक्ट करने वाली मशीनें हम लोग के पास नहीं अवेलेबल है। इसी वजह से पहले आरएनए को डीएनए में कन्वर्ट किया जाता है, फिर उसके बारे में स्टडी की जा रही थी, फिर उसके बाद बताया जा रहा था कि यह व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव है भी या नहीं। अब आइए इसी कन्वर्ट वाले प्रोसेस को फिर से पढ़ते हैं पूरे, ये फ्लो चार्ट के माध्यम से। ये है डीएनए हमारा, डीएनए को आरएनए में कन्वर्ट करने के प्रोसेस को क्या कहते हैं, ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। डीएनए को आरएनए में कन्वर्ट करने वाले प्रोसेस को क्या कहते हैं, ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। और डीएनए आरएनए को फिर डीएनए में कन्वर्ट करने वाले प्रोसेस को क्या कहते हैं, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। इसको क्या कहते हैं, ट्रांसक्रिप्शन, और इसको कहते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। अब आइए रेप्लिकेशन क्या होता है। डीएनए को ही डीएनए में कन्वर्ट करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, रेप्लिकेशन कहते हैं। यही कोरोना हम लोग के अंदर कर रहा था, बहुत ही जल्दी उसमें रेप्लिकेशन हो रहा था, बहुत ही फास्ट रेप्लिकेशन हो रहा था, जिसकी वजह से कोरोना किसी एक व्यक्ति को हुआ वह अगले व्यक्ति को तुरंत ही संक्रमित कर दे रहा था। और जो आरएनए है उसको प्रोटीन बनने के उसको क्या कहते हैं, प्रोटीन बनने को क्या कहते हैं, ट्रांसलेशन कहते हैं। ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाने वाला टॉपिक है। ट्रांसलेशन किसे कहते हैं, आरएनए से प्रोटीन बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, ट्रांसलेशन कहते हैं। अब आप लोग को पता चल गया होगा ट्रांसक्रिप्शन, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन। ट्रांसक्रिप्शन, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन। डीएनए से आरएनए ट्रांसक्रिप्शन, आरएनए से डीएनए रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन और आरएनए से प्रोटीन ट्रांसलेशन। अब आइए इसके बारे में और कुछ फैक्ट पढ़ते हैं। आरएनए से डीएनए में चेंज हो सकता है, आरएनए फिर डीएनए में चेंज हो सकता है, लेकिन जो आरएनए प्रोटीन बन चुका है वो फिर से प्रोटीन से आरएनए कभी नहीं बनेगा। जो आरएनए, फिर से सुनिएगा, जो आरएनए प्रोटीन बन चुका है वो फिर से आरएनए नहीं बनेगा, फिर से आरएनए नहीं बनेगा। ठीक है, तो आइए इसके अगले टॉपिक पे आइए। इसी क्रम में आरएनए के बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ते हैं। आरएनए 3 प्रकार का होता है, मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए और राइबोसोम्स आरएनए। आरएनए 3 प्रकार का होता है, मैसेंजर आरएनए, टीआरएनए और आरआरएनए। ठीक है, मैसेंजर आरएनए का क्या काम होता है, आपको नाम से ही पता चल रहा है, मैसेंजर आरएनए मतलब मैसेज करने वाला, जो कि मैसेज पहुंचाता हो। तो अब ये किस चीज का मैसेज पहुंचाएगा, तो हमारे शरीर को 20 अमीनो एसिड की आवश्यकता होती है, 20 अमीनो एसिड की आवश्यकता होती है, जिसमें से 10 जो होता है वो ऑलरेडी प्रेजेंट होता है। किसमें प्रेजेंट होता है, आरआरएनए में। राइबोसोम में आपको पता होगा प्रोटीन प्रेजेंट होता है, प्रोटीन में क्या होता है, अमीनो एसिड होता है। तो फिर क्या होगा कि 10 अमीनो एसिड ऑलरेडी किसमें प्रेजेंट होंगे, आरआरएनए में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अच्छा, और 10 की हमारे बॉडी को जरूरत होती है, 10 की हमारे बॉडी को जरूरत होती है, नीड। ठीक है, 10 की हमारे बॉडी को जरूरत होती है। तो फिर वो हमको कैसे मिलता है, 10 जिसकी जरूरत होती है वो हमको भोजन द्वारा मिलता है। वो हमको किसके द्वारा मिलता है, भोजन द्वारा मिलता है। तो जो भोजन द्वारा मिलता है, तो भोजन में भी अमीनो एसिड को पहचानेगा कौन। जैसे कि कोई व्यक्ति है, हम जब उसको पहचानेंगे तभी उसको अपने पास बुलाएंगे ना, तो फिर उसको पहचानेगा कौन, उसको पहचानेगा मैसेंजर आरएनए, एमआरएनए। उसको कौन पहचानेगा, एमआरएनए पहचानेगा। प्रोटीन की पहचान कौन करता है, एमआरएनए करता है। प्रोटीन की पहचान कौन करता है, एमआरएनए करता है। अब आइए, इसने पहचाना, तो ये पहचाना जब, तो फिर ये नहीं कहेगा कि मैं ले जाके पहुंचा दूं, ये किसको ऑर्डर देगा, ये ऑर्डर देगा टीआरएनए को, ट्रांसफर आरएनए। ठीक है, इसके नाम से हम लोग को पता चल रहा है ट्रांसफर आरएनए। ये काम करता है, परिवहन का काम करता है। परिवहन का काम करता है कौन,
ट्रांसफर आरएनए ये ट्रांसफर करता है। तो फिर जो है इसके जब ये इसको मैसेज मिला कि जो है अब ये आ चुका है, तो ये इधर आया और ये ट्रांसपोर्टेशन का काम किया बीच में, और किसके पास पहुंचा दिया, आरएनए के पास में इसको पहुंचा दिया, आरएनए के पास पहुंचा दिया, किसको, प्रोटीन को। तो आरएनए में राइबोसोम्स होते हैं, जो जिसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रोटीन कहते हैं, जिसको क्या कहते हैं, प्रोटीन कहते हैं। ठीक है, अब प्रोटीन फिर जो है प्रोटीन, उसके बाद से 10 अमीनो एसिड इसमें पहले से था, 10 अमीनो एसिड इसमें पहले से था ऑलरेडी, और 10 अमीनो एसिड फिर से इसको क्या मिल गया, भोजन के थ्रू मिल गया। तो ये टोटल मिला के 20 अमीनो एसिड से हमारे शरीर की पूरी प्रोटीन की कैपेसिटी पूरी हो चुकी है। ठीक है, आइए अब हम लोग अगला टॉपिक देखते हैं। अगला टॉपिक डीएनए और आरएनए से तो समाप्त हो गया है। चलिए सेल का भी लास्ट टॉपिक देखते हैं, सेल डिवीजन के बारे में। उसके बाद से हम सेल डिवीजन के बाद इसके बाद से हम लोग सेल डिवीजन के बारे में ही देखेंगे। आइए सेल डिवीजन के बारे में भी देखेंगे, सेल डिवीजन के बारे में भी देखेंगे। कोशिका विभाजन, इसको हिंदी में क्या कहते हैं, कोशिका विभाजन कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, हिंदी में कोशिका विभाजन कहते हैं। और इसमें सेंट्रोसोम पाया जाता है। अब आपको पता था, मैंने पहले ही वीडियो में बताया है कि जो है जो सेल होगा उसके इंटरनल पार्ट में क्या पाएंगे, सेंट्रोसोम पाया जाता है, सेंट्रोसोम पाया जाता है, जो कि क्या कहता है, कोशिका विभाजन का काम करता है। तो इसमें यही बताया जा रहा है कि जो है यह कोशिका विभाजन का काम करता है। और सेंट्रोसोम में क्या कौन जो है कोशिका विभाजन का काम करता है, सेंट्रियोल्स। और ज्यादा डीप में पूछेगा तो क्या हो जाएगा, सेंट्रियोल्स के द्वारा सेंट्रोसोम में सेल डिवीजन का काम होता है। यह तीन प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, एमाइटोसिस, माइटोसिस और मियोसिस। माइटोसिस और मियोसिस। एमाइटोसिस मतलब होता है असूत्री, एमाइटोसिस मतलब होता है असूत्री। यह बहुत ज्यादा तेज होता है। यह किसमें होता है, प्रोकैरियोटिक में होता है। प्रोकैरियोटिक में यह इसलिए होता है क्योंकि इनमें बहुत ज्यादा चीजें नहीं पाई जाती हैं, सिर्फ न्यूक्लियस पाया जाता है और सब चीजें पाई जाती हैं। इस वजह से प्रोकैरियोटिक बहुत जल्दी होता है, जैसे कि छोटे छोटे जीव जंतुओं में, जैसे एल्गी में और एक्सेट्रा। ठीक है, और जो माइटोसिस होता है उसे क्या कहते हैं, समसूत्री। उसे क्या कहेंगे, समसूत्री, जिसमें अंगों का निर्माण होता है। जैसे कि हमारे शरीर में कहीं चीरा लग जाता है, कहीं कट जाता है, तो वह समसूत्री विभाजन के कारण अंगों का निर्माण फिर से हो जाता है। अच्छा, समसूत्री का क्या मतलब होता है, इसमें एकदम फिक्स्ड, जितने सेल उसको चाहिए एकदम फिक्स्ड सेल बनाएगा, जिससे कि वह उसमें एकदम से बराबर लग सके। कहीं ऐसा नहीं ना होता है कि जो है यदि कट गया बॉडी में तो बहुत ज्यादा वहां पे मांस लग जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। इसीलिए उसको समसूत्री विभाजन कहते हैं। आइए थर्ड देखते हैं, मियोसिस। तीसरा क्या होता है, मियोसिस। इसको कहेंगे अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन का अर्थ लिया गया जैसे कि ह्यूमन में कितना होता है, मनुष्य में होता है गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है। यदि पुत्र पैदा हुआ है, पुत्री पैदा हुई, यदि इन लोगों का पूरा क्रोमोसोम्स आ जाए तो 46 इसमें से आएगा मेल से, 46 फीमेल से आएगा। तो फिर कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा वो हो जा रहा है, बहुत ज्यादा क्रोमोसोम्स हो जा रहे हैं न्यूबॉर्न चाइल्ड में। इसीलिए ये अर्धसूत्री विभाजन यहाँ पे काम करता है, जिससे कि जन्म के समय क्या होता है कि 23 जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो मेल से आते हैं और 23 क्रोमोसोम्स फीमेल से आते हैं। तो जाके 46 क्रोमोसोम से न्यूबॉर्न चाइल्ड में 46 क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं बाद में। ठीक है, इसी के द्वारा न्यूबॉर्न चाइल्ड में 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। नहीं तो यदि 46 दोनों से आएगा तो बहुत ज्यादा हो जाएगा क्रोमोसोम्स, जिससे कि शरीर में डिसेबिलिटी कुछ ना कुछ बहुत ज्यादा डिसेबिलिटी होने लगेगी। अब आइए सोमैटिक सेल देखते हैं। सोमैटिक सेल क्या करता है, हमारे शरीर का निर्माण करता है। क्या करता है, हमारे शरीर का निर्माण। जैसे कि कहीं कट उठ जाता है तो सोमैटिक सेल के ही थ्रू क्या होता है, वह जो है भर पाता है। और कहीं 1% सिर्फ काम करता है जन्म के समय, अर्थात मियोसिस में सिर्फ 1% काम करता है सोमैटिक सेल। आइए तो हम लोग देखते हैं कि जो है किस प्रकार से होता है। अब जो है मेल्स में देखेंगे 46 क्रोमोसोम होगा 23 पेयर में, 23 पेयर्स में 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, जो ऐसे ही सेम एज फीमेल में भी होंगे।
तो फिर जिनमें से 44 जो होते हैं, 44 क्रोमोसोम्स, वो क्या होते हैं, ऑलोसोम होते हैं। ऑलोसोम, ऑलोसोम, AULOSOME, ऑलोसोम्स होते हैं। और 2 क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, वो ऑटोसोम होते हैं। यही हाल फीमेल में भी है। 40 क्रोमोसोम्स ऑलोसोम्स होते हैं, 2 क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, ऑटोसोम्स होते हैं। 2 क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, ऑटोसोम्स होते हैं। अब जो ऑलोसोम्स क्रोमोसोम्स होते हैं, ऑलोसोम क्रोमोसोम्स जो होते हैं, वो क्या करते हैं, वो शरीर बनाने का काम करते हैं। वो क्या करते हैं, शरीर को बनाने का काम करते हैं। तथा जो ऑटोसोम्स होते हैं, वो सेक्स निर्धारित करते हैं। क्या निर्धारित करते हैं, सेक्स निर्धारित करते हैं कि वह लड़का होगा या लड़की होगी, लड़का होगा या लड़की होगी। आइए देखते हैं, 22 क्रोमोसोम्स इनसे आए मेल से, और 22 क्रोमोसोम्स फीमेल से आए। जब दोनों से बराबर बराबर क्रोमोसोम्स आए तो क्या हो गया, 46 क्रोमोसोम, 46 क्रोमोसोम्स ये हो गए टोटल। हाँ, अब 44 क्रोमोसोम्स हो गए ये टोटल। 22 इधर से आए, 22 उधर से आए। और ये 2 क्रोमोसोम्स जो आते हैं, जो आए, ये 2 क्रोमोसोम्स, एक क्रोमोसोम्स मेल द्वारा लिया गया और एक क्रोमोसोम्स फीमेल द्वारा लिया गया। तो फीमेल में XX होता है, अब मेल में X और Y होता है। यदि XX दोनों का लिया, दोनों का आया, इधर से भी X आया, इधर से भी X आया, तो क्या होगी, फीमेल होगी, मतलब लड़की होगी। और यदि इसमें से Y आया और इसमें से X आया, तो क्या होगा, लड़का होगा, मेल। और यदि दोनों आ गए, XXY हो गया, मतलब इससे दोनों क्रोमोसोम्स आ गए, इससे एक ही क्रोमोसोम्स आया है, XXY हो गया, तो वो एक तरह से डिसऑर्डर हो जाएगा। आइए हम लोग डिसऑर्डर के बारे में भी देखते हैं। इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है ये, आइए इसके बारे में पढ़ते हैं। क्रोमोसोम्स में वृद्धि या फिर कमी क्या कहलाता है, सिंड्रोम कहलाता है। क्रोमोसोम्स में वृद्धि या फिर कमी सिंड्रोम कहलाता है। यह 4 प्रकार के होते हैं। टर्नर सिंड्रोम, यह सिर्फ महिलाओं में होता है, यह सिर्फ महिलाओं में होता है। कब होता है, जब 45 क्रोमोसोम्स ही हो पाते हैं, एक क्रोमोसोम्स की कमी रह जाती है। इससे महिलाओं में क्या हो जाता है, बांझपन हो जाता है। बांझपन मतलब कि जो है उन लोगों में उन लोगों में प्रजनन करने की जो प्रक्रिया होती है वह नहीं हो पाती है, वह किसी बच्चे को जन्म नहीं दे पाती है। और यही होता है क्लाइनेफेल्टर सिंड्रोम में। क्लाइनेफेल्टर सिंड्रोम में 47 क्रोमोसोम्स हम लोग के अंदर आ जाते हैं, पुरुषों के अंदर आ जाती है। पुरुषों के अंदर 47 क्रोमोसोम्स आ जाते हैं, जिससे उनमें नपुंसकता हो जाती है। क्या हो जाती है, नपुंसकता हो जाती है, और वह भी जन्म नहीं कर सकते हैं। और पुरुष भी जो है बच्चा पैदा नहीं करवा सकते हैं, उन लोगों में स्पर्म नहीं जनरेट होगा। अब आइए देखते हैं अगला, डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम क्या होता है, जो कि मेल और फीमेल दोनों में होता है। इसमें क्या हो जाता है, होठ मोटा हो जाता है और मंगोलाइट जैसा शरीर हो जाता है, मंगोलाइट जैसा मुंह हो जाता है, बंदरों जैसा। और पटाउ सिंड्रोम क्या होता है, इसमें 47 क्रोमोसोम्स आ जाते हैं तथा ऊपर का कटा हुआ होठ हो जाता है, ऊपर का होठ कटा हुआ हो जाता है। तो हमने सेल का पूरा चैप्टर पढ़ लिया, जिसमें कि हमने सारी चीजें उसकी कवर की, तथा DNA RNA भी उसमें हमने देखा। तो यहीं पे आपका सेल पूरा चैप्टर कंप्लीट होता है। अगर वीडियो सब लोग को अच्छा लगा तो कृपया उसको सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।